घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था यूपी SSC पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश, जिसमें मुझे 70 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मिले थे। ऐसे प्रश्न जो पीछे एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आने वाले 2025 के एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और 40 प्रश्न की वीडियो 20-20 सेट की वीडियो है। 2 वीडियो पार्ट 2 पार्ट 1 ये अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो उनको देख लीजिए। और आज जो बचे हुए प्रश्न 30 हैं उनको इसी वीडियो में पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो को पूरा देखिए। आज का प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस शहर को उत्तर भारत का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था? पाटलिपुत्र, कन्नौज, मथुरा, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है कन्नौज। व्याख्या देखते हैं। कन्नौज। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और यह शहर उनके शासनकाल में उत्तर भारत का सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक केंद्र था। हैनसॉन्ग के विवरण में कन्नौज की समृद्धि और वैभव का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र और उज्जैन पहले के काल यानी कि गुप्त काल के हैं। इनका कोई संबंध हर्षवर्धन से नहीं है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस ग्रंथ में उनके युद्धों का वर्णन है? कदम्बरी, हर्षचरित, मृच्छकटिक या मेघदूत। तो इसका सही आंसर है हर्षचरित, क्योंकि हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा है और ये सिर्फ हर्षवर्धन से संबंधित है, यानी कि उनके युद्धों से, उनकी उपलब्धियों से इसमें जिक्र किया गया है। व्याख्या देखते हैं। हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ है जिसमें हर्षवर्धन के जीवन, युद्धों और शासन की उपलब्धियों का वर्णन है। यह हर्ष के समय का प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है। कदम्बरी भी बाणभट्ट की है, लेकिन यह काल्पनिक उपन्यास है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? नागार्जुन, हैनसॉन्ग, वसुबंधु, अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है हैनसॉन्ग। ये चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु भी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला व्याख्या देखते हैं। हैनसॉन्ग एक चीनी बौद्ध विद्वान और यात्री को हर्षवर्धन ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। हैनसॉन्ग ने कन्नौज और प्रयाग सभाओं में भाग लिया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख विषय क्या था? वैदिक अध्ययन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सैन्य विज्ञान। तो मुख्य विषय था बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध से संबंधित धर्म। अगला प्रश्न, व्याख्या देखते हैं। बौद्ध दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय में बौद्ध दर्शन, विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। हैनसॉन्ग ने यहाँ बौद्ध ग्रंथों और दर्शन का अध्ययन किया। वैदिक और जैन दर्शन अन्य केंद्रों में पढ़ाए जाते थे। सैन्य विज्ञान नालंदा का मुख्य विषय नहीं था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किस प्रकार की सैन्य व्यवस्था बनाए रखी? स्थायी सेना, सामंती सेना, भाड़े की सेना, जनजातीय सेना। तो इसका सही आंसर है स्थायी सेना। व्याख्या देखते हैं। स्थायी सेना। हर्षवर्धन ने एक मजबूत स्थायी सेना बनाई थी जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी सैनिक, जो हाथी पर चलते हैं युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ते हैं, वो हाथी सैनिक शामिल थे। हैनसॉन्ग के विवरण के अनुसार उनकी सेना संगठित और अनुशासित थी। सामंती और भाड़े की सेना बाद के कालों में प्रचलित हुई है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस नाटक में सामाजिक सुधारों को दर्शाया? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, कदम्बरी। तो इसका सही आंसर है नागानंद। व्याख्या देखते हैं। नागानंद हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है जो बौद्ध धर्म के अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को दर्शाता है। यह सामाजिक सुधारों और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। रत्नावली और प्रियदर्शिका रोमांटिक नाटक हैं, जबकि कदम्बरी बाणभट्ट का गद्य है। अगला प्रश्न,
हर्षवर्धन के समय में किस धार्मिक सभा में विभिन्न धर्मों के विद्वान शामिल हुए थे? कन्नौज सभा, प्रयाग सभा, थानेश्वर सभा, उज्जैन सभा। तो सही आंसर है कन्नौज सभा। कन्नौज सभा। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों ने धार्मिक और दार्शनिक चर्चाएं की। हैंसोंग ने इस सभा का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। उनकी पुस्तक का नाम सियूकी है। प्रयाग सभा दान पुण्य के लिए थी, जबकि अन्य सभाएं हर्ष के समय नहीं हुई थीं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रांत पर उनका नियंत्रण नहीं था? पंजाब, बंगाल, गुजरात, मगध। तो इसका सही आंसर है बंगाल। व्याख्या देखते हैं। बंगाल। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत में विस्तृत था, जिसमें पंजाब, गुजरात और मगध शामिल थे। हालांकि बंगाल, जिसको गौड़ कहा जाता था, शशांक के नियंत्रण में था। यानी कि बंगाल का राजा शशांक था उस जमाने में, जो हर्ष का प्रतिद्वंदी था, यानी कि हर्ष का विरोधी था। हर्ष ने बाद में बंगाल पर कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित किया। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किसके साथ युद्ध नहीं किया? शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त, गौड़ शासक। तो इसमें समुद्रगुप्त के साथ नहीं किया, क्योंकि ये गुप्त साम्राज्य के शासक हैं और ये हर्षवर्धन के समकालीन है ही नहीं, तो युद्ध कैसे होगा? व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन ने शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश के राजा हैं, इनके साथ युद्ध लड़े थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक हैं, हर्ष से बहुत पहले थे ये, तो इनके साथ युद्ध नहीं हुआ। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस कला का विकास हुआ? गंधार कला, मथुरा कला, गुप्त कला, बौद्ध स्थापत्य। तो इसका सही आंसर है बौद्ध स्थापत्य, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध स्थापत्य। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध स्थापत्य जैसे विहार और स्तूप का विकास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के विस्तार में बौद्ध स्थापत्य की विशेषताएं दिखती हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस चीनी सम्राट के साथ पत्राचार किया? तांग, ताइशोंग, हानवू, किन शी हुआंग, सोंग ताइजू। तो इसका सही आंसर है तांग ताइजोंग। व्याख्या देखते हैं। तांग ताइजोंग। हर्षवर्धन ने चीन के तांग वंश के सम्राट ताइजोंग के साथ राजनयिक पत्राचार किया, जैसा कि हैंसोंग की यात्रा से पता चलता है। यह संबंध बौद्ध धर्म और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का प्रचार माना जाता है? हर्षचरित्र, नागानंद, कदम्बरी, प्रियदर्शिका। तो उसका सही आंसर है नागानंद। व्याख्या देखते हैं। नागानंद, क्योंकि नागानंद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, ग्रंथ है। नागानंद हर्षवर्धन का नाटक है जो बौद्ध धर्म के अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यह एक बौद्ध कथा पर आधारित है। हर्षचरित ऐतिहासिक है, कदम्बरी काल्पनिक है और प्रियदर्शिका रोमांटिक है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में किस शहर में बौद्ध मठों का निर्माण हुआ? काशी, कन्नौज, नालंदा, तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है नालंदा। व्याख्या देखते हैं। नालंदा। हर्षवर्धन ने नालंदा में बौद्ध मठों और विहारों के निर्माण और संरक्षण में योगदान दिया। नालंदा उनके समय में बौद्ध धर्म का केंद्र था। काशी और कन्नौज धार्मिक केंद्र थे, लेकिन नालंदा बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था? बाणभट्ट, हैंसोंग, यशोवर्धन। कोई नहीं। तो बाणभट्ट तो कवि थे, हैंसोंग चीनी यात्री थे, यशोवर्धन हो नहीं सकते सचिव इनके। बात करते हैं तो इसमें कोई नहीं। सही आंसर है कोई नहीं, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। कोई नहीं। ऐतिहासिक स्रोतों में हर्षवर्धन के किसी विशेष सलाहकार का उल्लेख नहीं है। बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे, हैंसोंग यात्री थे, चीनी यात्री, और यशोवर्धन उनके भाई थे। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस नदी को उनके साम्राज्य की उत्तरी सीमा माना जाता था? सतलज, सिंधु, गंगा, यमुना। तो सही आंसर है सतलज। व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में सतलज नदी तक विस्तृत था।
जैसा कि हैंसोंग के विवरण से पता चलता है। सिंधु नदी पश्चिमी सीमा थी, जबकि गंगा और यमुना उनके साम्राज्य के मध्य से गुजरती थी। दक्षिण में नर्मदा नदी थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस अवसर पर स्वर्ण मुद्राएं दान की थीं? कन्नौज सभा, प्रयाग सभा, थानेश्वर उत्सव, नालंदा समारोह। तो सही आंसर है प्रयाग सभा। व्याख्या देखते हैं। प्रयाग सभा, हर्षवर्धन ने प्रयाग सभा में स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और अन्य सामग्री दान की थी, जैसा कि हैंसोंग ने अपने किताब में वर्णन किया है। यह सभा हर छठे वर्ष में आयोजित होती थी और दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? व्यापार आधारित, कृषि आधारित, औद्योगिक या सामंती? तो सही आंसर है कृषि आधारित। व्यापार भी होता था कृषि आधारित। हर्षवर्धन के समय में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। भू राजस्व सरकार का प्रमुख आय स्रोत था। व्यापार भी महत्वपूर्ण था, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी। सामंती व्यवस्था बाद में विकसित हुई है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस विदेशी यात्री को नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया? फाहियान, हैंसोंग, इत्सिंग, अलबरूनी। तो सही आंसर है हैंसोंग, चीनी यात्री था हैंसोंग। हर्षवर्धन ने हैंसोंग को नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करने और वहां अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हैंसोंग ने नालंदा में कई वर्ष बिताए और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस साहित्यिक रचना को प्रथम जीवनी माना जाता है? कादंबरी, हर्षचरित, नागानंद, रत्नावली। तो इसका सही आंसर है हर्षचरित, क्योंकि हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। व्याख्या, हर्षचरित जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिसे भारतीय साहित्य में प्रथम जीवनी माना जाता है। यह हर्षवर्धन के जीवन और शासन का वर्णन करती है। कादंबरी एक उपन्यास है, जबकि नागानंद रत्नावली नाटक है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस धर्म के अनुयायी उनके दरबार में थे? केवल बौद्ध, जैन और हिंदू? केवल हिंदू। तो सही आंसर है बौद्ध, जैन और हिंदू। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध, जैन और हिंदू। हर्षवर्धन का दरबार धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। उन्होंने बौद्ध धर्म को मुख्य रूप से संरक्षण दिया, लेकिन जैन और हिंदू विद्वान भी उनके दरबार में शामिल थे। कन्नौज सभा में विभिन्न धर्मों के विद्वानों की उपस्थिति इसका प्रमाण है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्राचीन मार्ग को पुनर्जनन मिला? दक्षिण पथ, उत्तर पथ, रेशम मार्ग, मसाला मार्ग। तो इसका सही आंसर है उत्तर पथ। व्याख्या देखते हैं। उत्तर पथ जो उत्तर भारत से मध्य एशिया तक जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पुनर्जनन प्राप्त हुआ। हर्ष के केंद्रीकृत शासन ने इस मार्ग की सुरक्षा और उपयोग को बढ़ाया। दक्षिण पथ दक्षिण भारत से संबंधित था, जबकि रेशम और मसाला मार्ग वैश्विक व्यापार से जुड़े थे। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किसके लिए विशेष दान नीति लागू की थी? सैनिकों के लिए, गरीब और भिक्षुओं के लिए, व्यापारियों के लिए, स्थानीय शासकों के लिए? तो ये गरीबों और भिक्षुओं को दान देते थे। इसके लिए प्रयाग सभा लगाते थे, जो छठे वर्ष में इलाहाबाद में लगती थी। तो इसका सही आंसर है बी, गरीबों और भिक्षुओं के लिए। अगला व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रयाग सभा में गरीबों, बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और अन्य सामग्री दान की। हैंसोंग ने इस नीति का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में किस बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन नालंदा में प्रमुख था? त्रिपिटक, महावस्तु, अधिधम्म पिटक, बुद्ध चरित्र। तो इसका सही आंसर है महावस्तु। व्याख्या देखते हैं। महावस्तु, हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म के ग्रंथ जैसे कि महावस्तु का अध्ययन प्रमुख था। तो यहाँ से एक विशेष जानकारी मिलती है कि एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है महावस्तु, ये बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से संबंधित है। तो इसी का अध्ययन यहाँ होता था नालंदा विश्वविद्यालय में। यह ग्रंथ
बुद्ध की जीवनी और महायान सिद्धांतों से संबंधित है। त्रिपिटक और अभिधम्म पिटक हीनयान से जुड़े हैं। ठीक है। और जबकि बुद्ध चरित अश्वघोष का काव्य है, यानी कि बुद्ध चरित किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। तो देखिए कितने प्रश्न यहाँ से कवर हुए हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रांत को महाकौशल के नाम से जाना जाता था? मगध, अवध, मालवा, बंगाल। का सही आंसर है मगध, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। मगध, हर्षवर्धन के साम्राज्य में मगध, जिसको आजकल बिहार बोलते हैं, को महाकौशल के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अवध, मालवा और बंगाल अन्य क्षेत्र थे, लेकिन मगध का विशेष महत्व था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किसके साथ संधि की थी? शशांक, चालुक्य शासक, कामरूप के शासक, कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है कामरूप के शासक, इनके साथ संधि की थी। व्याख्या देखते हैं। कामरूप के शासक, हर्षवर्धन ने असम के कामरूप, तो ये कामरूप शासक कहाँ के हैं? असम के हैं, के शासक भास्कर बर्मन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और संधि स्थापित की थी, यानी इनके साथ मित्रता थी, युद्ध कोई भी नहीं लड़ा है। हैमसॉन्ग के विवरण से ऐसा उल्लेख मिलता है। शशांक और चालुक्य के साथ इनके साथ तो युद्ध हुआ है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस धातु की मूर्तियों का निर्माण बौद्ध मठों में हुआ? सोना, कांस्य, लोहा, चांदी। तो इसका सही आंसर है कांस्य। व्याख्या देखते हैं। कांस्य, हर्षवर्धन के समय में बौद्ध मठों, विशेष रूप से नालंदा में कांस्य की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ये मूर्तियां बुद्ध और अन्य बौद्ध प्रतीकों को दर्शाती थीं। सोना और चांदी कम प्रचलित थे, जबकि लोहा मूर्तियों के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि लोहे में जंगाल लग जाती है, मूर्ति खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में किस शहर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया? कन्नौज, प्रयाग, काशी, मथुरा। तो इसका सही आंसर है प्रयाग। व्याख्या देखते हैं। प्रयाग, हर्षवर्धन ने प्रयाग, जिसको इलाहाबाद बोला जाता था, अब फिर इसको प्रयाग नाम कर दिया, को प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया, जहां पर उन्होंने हर 6ठे वर्ष में दान सभा का आयोजन किया। यह सभा हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। काशी और मथुरा पहले से तीर्थ स्थल थे, लेकिन प्रयाग हर्ष के समय विशेष रूप से तीर्थ स्थल बना। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रकार की शिल्प कला का विकास हुआ? गांधार शैली, मथुरा शैली, बौद्ध शिल्प कला, गुप्त शैली। तो उसका सही आंसर है बौद्ध शिल्प कला। व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध शिल्प कला जैसे स्तूप, विहार और बुद्ध मूर्तियों का निर्माण प्रमुख था। नालंदा और अन्य बौद्ध केंद्रों में यह शैली विकसित हुई। गांधार और मथुरा शैली पहले के काल की थी, जबकि गुप्त शैली गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने से रोका? शशांक, पुलकेशन द्वितीय, गौतम बुद्ध, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है शशांक। शशांक को पराजित किया था। शशांक कहाँ के राजा थे? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट में कीजिए, शशांक कहाँ के राजा थे? व्याख्या देखते हैं। शशांक, हर्षवर्धन ने गौड़ यानी बंगाल के शासक शशांक को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, लेकिन हर्ष ने उसे रोका। पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा युद्ध में हराया था। गौतम बुद्ध और समुद्रगुप्त हर्ष के समकालीन नहीं थे। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? गुरुकुल प्रणाली, बौद्ध विहार प्रणाली, वैदिक प्रणाली, ज्ञान मठ प्रणाली। तो इसका सही आंसर है बौद्ध विहार प्रणाली। व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध विहार प्रणाली विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का प्रमुख साधन थी। यहाँ बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और अन्य विषय पढ़ाए जाते थे।
गुरुकुल और वैदिक प्रणाली हिंदू शिक्षा से जुड़ी थी, जबकि जैन मठ प्रणाली कम प्रचलित थी। समाप्त। हर्षवर्धन से संबंधित 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपने 2 वीडियो इसके जो पार्ट 1 पार्ट 2 है नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। पूरा चैप्टर, पूरा विषय आपका क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि व्याख्या हमने दी है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और अगला टॉपिक जो सिलेबस में होगा उस पर वीडियो आपको कल मिल जाएगी।